नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ नया सवेरा के इस बहुत ही खास अंक में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं असीम मिश्रा और मेरे साथ मेरे सहयोगी चंद्रशेखर जोशी। चंद्रशेखर नमस्कार। नमस्कार असीम, और आप सभी दर्शकों को भी नमस्कार। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें और साथ ही होंगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ कहानियां। तो आइए सीधे शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राजस्थान दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन। राष्ट्रपति आज पाली में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जंबूरी का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय से टेलीफोन पर की बात। जलवायु परिवर्तन के बारे में उठाए गए कदमों, जलवायु विविधता के संरक्षण जैसे आपसी हित के मुद्दों पर की चर्चा। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने शीर्ष अदालत में हाई कोर्ट द्वारा तत्काल प्रभाव से बिना ओबीसी आरक्षण लागू किए नगर निकाय चुनाव कराने के फैसले को दी है चुनौती। समूचे उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी। कई राज्यों में स्कूल, कॉलेज बंद किए गए हैं। मौसम विभाग ने कहा अगले कुछ दिन तक राहत मिलने के आसार नहीं। और भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मैचों का पहला मुकाबला जीता। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुए मैच में श्रीलंका को 2 रन से दी मात। श्रृंखला में बनाई 1-0 की बढ़त। तो ये थी अब तक की तमाम अहम सुर्खियां और अब इन्हीं सुर्खियों पर डालते हैं विस्तार से नजर। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं विस्तार से आपको हम खबरों को दिखाने की। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राजस्थान दौरे की। आज दूसरा और अंतिम दिन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राजस्थान दौरे का। राष्ट्रपति आज पाली जिले के रोहट में 18वें राष्ट्रीय स्काउट गाइड जंबूरी का उद्घाटन करेंगी। आज से 10 जनवरी तक चलने वाले इस विशाल कार्यक्रम में देश भर से 35,000 से अधिक स्काउट गाइड शामिल होंगे। राजस्थान 66 साल बाद इसकी मेजबानी कर रहा है। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम का प्रदर्शन होगा। इसके अलावा बीएसएफ के ऊंट दस्ते भी प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले कल शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने माउंट आबू में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट पर राष्ट्रीय अभियान को लॉन्च किया। राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के इंदौर में ब्रह्म कुमारीज के ऑडिटोरियम और स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी की वर्चुअल माध्यम से आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय से टेलीफोन पर बातचीत की है। वार्ता के दौरान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटना, जैव विविधता का संरक्षण और ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव के लिए वित्त पोषण जैसे विषय शामिल रहे। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के राजा को G20 के अध्यक्ष के तौर पर भारत की प्राथमिकताओं के बारे में बताया। पीएम ने उन्हें मिशन लाइफ की प्रासंगिकताओं के बारे में भी बताया। इसके द्वारा भारत पर्यावरण को ध्यान में रखकर टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देने का संदेश दे रहा है। दोनों नेताओं ने राष्ट्रमंडल को लेकर भी विचारों का आदान प्रदान किया और इसकी कार्यप्रणाली को और बेहतर करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों ने ब्रिटेन में रह रहे भारतीय समुदाय की भूमिकाओं को सराहा और इसे द्विपक्षीय सहयोग में इजाफे के लिए दोनों देशों के बीच एक ब्रिज के तौर पर काम करने वाला फैक्टर बताया। तो पीएम ने मिशन लाइफ की प्रासंगिकता के बारे में बताया। साथ ही साथ कॉमनवेल्थ को लेकर भी दोनों नेताओं ने विचार विमर्श किया और जो इंडियन डायस्पोरा है उसकी जो भूमिका है उसकी भी दोनों नेताओं ने सराहना की। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने शीर्ष अदालत में हाईकोर्ट द्वारा तत्काल प्रभाव से बिना ओबीसी आरक्षण लागू किए
नगर निकाय चुनाव कराने के फैसले को चुनौती दी है। बीती 5 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकाय चुनाव की आरक्षण सूची जारी की थी, जिसमें ओबीसी और SC/ST के लिए सीटें आरक्षित की गई थी। इस आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया कि ओबीसी आरक्षण देने में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस ट्रिपल टेस्ट को आवश्यक बताया गया था, उसका पालन नहीं हुआ है। बात मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज शीतलहर जारी रह सकती है। देश के उत्तरी हिस्सों में कड़ाके की सर्दी ने लोगों को मुश्किल में डाल रखा है। घने कोहरे, बर्फीली हवाओं और गिरते तापमान से आम जनजीवन पर बहुत असर पड़ा है। राजधानी दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी सर्दी का प्रकोप जारी है। उत्तर प्रदेश का बड़ा हिस्सा कड़ाके की सर्दी से जूझ रहा है। आज सुबह राज्य में कई इलाकों में तापमान बहुत नीचे चला गया। यूपी में ठंड की सबसे ज्यादा मार कानपुर पर पड़ रही है। आज सुबह कानपुर में तापमान गिरते गिरते 3.6 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। इन हालात ने लोगों की कठिनाइयां बढ़ा दी हैं। बहुत ठंड है भैया, रोड किनारे रही ना, ठंड तो बढ़ ही रही है बहुत। हाथ पैर काम नहीं कर रहा, बहुत दिक्कत हो रही। दिक्कत नहीं, बिल्कुल खड़ा नहीं हो जा रहा। ऐसे में लखनऊ में भी सर्दी का कहर कम नहीं है। जिला प्रशासन ने मौसम को देखते हुए कल से 7 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। ये आदेश सभी बोर्ड के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा। उधर आगरा में भी मौसम इम्तिहान लेने पर तुला हुआ है। कोहरे और सर्दी की वजह से शहर की रफ्तार धीमी पड़ गई है। बहुत दिक्कत हो रही है, ओस इतनी है कि हाथ गीले हो रहे हैं। सर्दी की वजह से हम जो वाहन चला रहे हैं उन्हें विशेष परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे की वजह से आगे कुछ नहीं दिखाई देता है। ये ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है आजकल। जितनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है उससे हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। 8th क्लास तक की तो छुट्टियां कर दी गई हैं, बट 8th से जो ऊपर के बच्चे हैं उनको भी ठंड लग रही है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में ठंड का प्रकोप और ज्यादा है। ऊंचाई वाले इलाकों के साथ साथ कम ऊंचाई वाले शहरों में भी तापमान बहुत नीचे रहने की वजह से आम जीवन पटरी से उतरा हुआ है। उत्तर भारत में घने कोहरे का असर यातायात पर भी पड़ा है। मंगलवार को ट्रेनों की रफ्तार पर कोहरे ने ब्रेक का काम किया। आज देश के विभिन्न इलाकों से दिल्ली आने वाली रेलगाड़ियां घंटों देरी से चलती रहीं। इसकी वजह से यात्रियों को बड़े पैमाने पर असुविधा का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। लखनऊ समेत समूचा उत्तर प्रदेश कड़ाके की ठंड और कोहरे की चपेट में है। शीतलहर ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। लखनऊ में सड़कों पर रात गुजारने वाले व्यक्तियों के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने कल रात रैन बसेरों की व्यवस्था की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमें ये सुनिश्चित करना है कि बेघर लोग रैन बसेरे में रहें। लखनऊ में यहाँ रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिसमें कुछ स्थायी हैं और कुछ अस्थायी रैन बसेरे हैं। उनकी व्यवस्थाओं का जायज़ा लेने के लिए हमने सभी अधिकारियों को आज निर्देशित किया है। काफ़ी ज़्यादा सर्दी यहाँ लखनऊ में हो रही है और ये सुनिश्चित करना है कि लखनऊ में जो भी बेघर लोग हैं वो किसी न किसी रैन बसेरे के भीतर रहें और जिनको आवश्यकता है वो कंबल भी उनको वितरित किए जा रहे हैं। हमने सभी रैन बसेरों पर कंबल रखवा दिए हैं। जिस किसी को भी आवश्यकता पड़ती है वहाँ से ले सकते हैं। बाकी हमारे अधिकारी भी जगह जगह जाकर कंबलों का वितरण कर रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छी पहल है प्रशासन की तरफ से कि जो लोग निराश्रित हैं उन्हें कंबल देने का काम किया जा रहा है। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से रामेंद्र भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से, और साथ ही साथ उर्मिलेश भट्ट हैं राजधानी दिल्ली से। आप दोनों का ही स्वागत है नया सवेरा में। आप दोनों को ही सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले रामेंद्र, हम आपके पास आना चाहेंगे। जो हमने अभी स्टोरी दिखाई और जैसा कि हमने कहा उस स्टोरी के जरिए कि जो जिला प्रशासन है वो काफ़ी सतर्क है, वो काफ़ी एक्टिव है कि जो लोग निराश्रित हैं उन तक वो तमाम बुनियादी चीज़ें पहुंच जाएं। रामेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है, तब तक उर्मिलेश के पास हम चलते हैं। उर्मिलेश दिल्ली में मौजूद हैं। उर्मिलेश, मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है और आज क्या स्थिति बनी हुई है?
जी चंद्रशेखर और असीम, आप दोनों को गुड मॉर्निंग और सुप्रभात। हम इस समय जो है जो इंडिया गेट का कर्तव्य पथ है यहाँ पर खड़े हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अमूमन सुबह की जो सैर करने वाले होते थे और दिनों में काफ़ी भीड़ भाड़ होती थी, लेकिन आज जो है सर्दी होने के कारण, क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा है पूरे दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए चंद्रशेखर, तो लिहाजा आज जो है यहाँ पर जो मॉर्निंग वॉक करने वालों को की जो संख्या है वो बहुत ना के बराबर ही दिखाई दे रही है। ठंड की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दिल्ली एनसीआर में भी बाकी जो उत्तर भारत है उसकी तरह यहाँ पर भी जो है शीत लहर चलेगी। साथ ही चंद्रशेखर अगर तापमान की बात की जाए तो यहाँ पर जो मौसम विभाग के अनुसार जो तापमान यहाँ पर है वो मिनिमम जो है 8 डिग्री और मैक्सिमम जो है 17 डिग्री की बात की गई है। हालांकि दिन में जो है आज भी जो है सूर्य देवता जो है आंख मिचौली करेंगे और कहीं ना कहीं जो है आज दिन भर का जो तापमान, दिन भर के जो अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं आज धूप जो है आंख मिचौली करती रहेगी सूर्य देवता। उसके अलावा अगर बात की जाए तो पहाड़ी राज्यों में जो बर्फबारी हुई है उसकी कहीं ना कहीं जो है तमाम जगहों पर असर पड़ा है और ठंड का प्रकोप जो है ज़्यादा बढ़ा है। तो ये कह सकते हैं पूरे समुच्चय जो उत्तर भारत है उसमें कहीं ना कहीं मौसम विभाग के हिसाब से अगले 3 से 4 दिन जो है और ज़्यादा जो है ठंड पड़ सकती है। शीतलहर की मौसम विभाग ने बात की है। साथ ही अगर बात की जाए दूसरी तरफ चंद्रशेखर तो दिल्ली में जो एयर क्वालिटी है वो भी वेरी पुअर जो है, जो सफ़र जो ऐप है उसके हिसाब से लगभग 350 के पार यहाँ पर जो है एयर क्वालिटी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि एक तरफ जहाँ तमाम लोगों को ठंड से जो है की चपेट में है, ठंड की जो जद में है, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो एयर क्वालिटी है वो भी वेरी पुअर है। चंद्रशेखर, असीम। बिल्कुल उर्मिलेश, और जैसा कि हमने रामेंद्र से जानने की कोशिश हमने की लेकिन उन तक हमारा संपर्क नहीं हो पाया। तमाम जो उत्तर भारत के राज्य हैं जहां इस वक्त शीतलहर की स्थिति है, भयंकर सर्दी का मौसम है, स्थिति है, उन तमाम राज्यों में खासकर हमने उत्तर प्रदेश की बात की, वहां पे प्रशासन की तरफ से उर्मिलेश जो निराश्रित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन तक वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उन्हें कंबल बांटे गए हैं, उन्हें रैन बसेरों में शिफ्ट किया गया है। उम्मीद करें कि दिल्ली सरकार भी दिल्ली के जो बेघर लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, उन तक वो सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश प्रशासन की तरफ से किए गए होंगे। जी असीम, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के जो प्रशासन, उत्तर प्रदेश अगर की बात की जाए तो वहाँ प्रशासन ने जो पहल की है उस पहल की काफ़ी सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि आजकल जिस प्रकार की ठंड है चंद्रशेखर और असीम, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलावा अगर बात की जाए तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश का कुछ इलाका है, उसके अलावा हरियाणा है, पंजाब है, तमाम पहाड़ी राज्य है। तो लिहाजा उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से प्रशासन ने अलाव और जो रेन बसेरा उनमें कंबलों की व्यवस्था की है, अगर उसी हिसाब से अगर दिल्ली में की जाए बात की जाए असीम, तो दिल्ली में जो है अभी भी जो है कई जगहों पर जो है कई लोग जो है फुटपाथ में दिखाई दे रहे हैं इस कड़ाके की ठंड में। तो लिहाजा दिल्ली सरकार को भी इस तरीके से जो रेन बसेरे हैं उन पे जो है इस तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो ठंड है वो शीतलहर के साथ साथ ये कह सकते हैं कि हार्ड कपाने वाली ठंड है। ये इस ठंड से कहीं ना कहीं जो आम आदमी है वो जो है उसकी जद में है, उस ठंड से कहीं ना कहीं उसे जो है प्रभावित है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि दिल्ली में तमाम जो रेन बसेरे हैं तो दिल्ली सरकार को भी तमाम जो लोग फुटपाथ में रहते हैं उनके लिए जो है बेहतर सुविधा करने की जरूरत है। साथ ही अगर बात की जाए असीम, तो आजकल तमाम जो लोग हैं वो सर्दियों से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं रात को। और अगर डॉक्टर की सलाह की बात की जाए तो सुबह की जो लोग सैर करते हैं वो या तो इस सैर को जो है टाल दें या फिर थोड़ी देर से जो है शुरू करें। और दूसरी बात अगर की जाए चंद्रशेखर, असीम, तो सड़क पे जो लोग यातायात की बात कर रहे हैं, सड़क यातायात की अगर बात की जाए तो यहाँ पर घना से घना कोहरे की मौसम विभाग ने बात की है। तो ऐसे में जो है जो रफ्तार है गाड़ी की वो धीरे रखें और गाड़ी की जो लाइट है वो लो बीम पे जो है गाड़ी चलाए। रात को जब जरूरत हो, बहुत ही जरूरत, तभी जो है गाड़ी चलाए, वरना जो है कोशिश करें कि रात का जो सफर है उसे अवॉइड करें। अगर बात जो है ट्रेन की जाए तो रेल जो है यातायात में भी इसका जो है असर पड़ा है और दर्जन भर से अधिक ट्रेनें जो है असीम और चंद्रशेखर वो जो है देरी से चल रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि पूरे उत्तर भारत में जहाँ एक तरफ जो है ठंड का जो है प्रकोप है, वहीं दूसरी तरफ जो है कहीं ना कहीं इसका यातायात में असर पड़ा है। हालांकि रेलवे ने ये भी कहा है चंद्रशेखर और असीम कि हमारी प्राथमिकता रफ्तार नहीं है, हमारी प्राथमिकता यात्रियों को सुरक्षित जो है उनके गंतव्य तक पहुंचाने की है। ये जो है रेल विभाग का कहना है। ठीक है, रामेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे हम बात करेंगे। रामेंद्र, यूपी की हम बात करें तो लखनऊ में स्कूल भी बंद किए गए हैं, किस तरह का माहौल बना हुआ है ठंड का वहां पर? उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, ऊपर बादल है, इसके कारण धूप नहीं मिल रही है और मौसम विभाग ने 2 दिन का अलर्ट जारी किया है
कि धूप नहीं आएगी और उसके कारण कोहरे में तो कहीं थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, लेकिन ठंड इससे ज्यादा बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने इन लोगों को भी एक अलर्ट जारी किया, तो यात्रा करें कि फाग लाइट जरूर चलाएं और अगर अपने साधन से जा रहे हैं तो दवा रखकर ले जाए, पानी रखकर ले जाए, ऐसी सारी सुविधाएं। और जो लोग यात्रा कर रहे हैं वो बस, रेल, ट्रेन, जहाँ भी जिससे यात्रा कर रहे हैं, हवाई यात्रा कर रहे हैं, वो पहले एक बार चेक कर लें कि वो सुविधाएं चल रही है नहीं चल रही है, क्योंकि तमाम ट्रेनें लेट है, तमाम फ्लाइट कैंसिल हो रही है। जो बस सेवा उत्तर प्रदेश में पहले ही रात में चलने से रोक दिया गया है, तो ऐसी स्थितियों में जो लोग यात्रा कर रहे हैं वो ध्यान रखें। अभी ये मौसम तापमान लगातार गिरा, तो पूर्वांचल के क्षेत्र है, गोरखपुर, वाराणसी से लेकर तो बुंदेलखंड तक के हिस्सों में जबरदस्त ठंडी की आशंका जताई गई है और ये माना जा रहा है कि ये लगातार 5 दिन तक लगभग सर्दी रहेगी। 2 दिन तक अलर्ट जारी किया गया, लेकिन इस सर्दी से अभी निजात मिलती नहीं दिख रही। हालांकि जो गेहूं की फसल है उसके लिए फायदेमंद है, जितनी सर्दी पड़ती है उतना ग्रोथ लेता है गेहूं, लेकिन मानवीय जीवन के लिए संकट का है। दुर्घटनाएं बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अलाव जलाए जाए, तो सभी चौराहों पर अलाव जलाए जा रहे हैं और रैन बसेरा बनाए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से कहा है कि रोड एक्सीडेंट कैसे कम हो इसकी तैयारी करें, तो उसके लिए अलग से अलर्ट जारी किया गया है कि रोड एक्सीडेंट को कम किया जाए, स्पीड कम की जाए, हर जगह ऐसी सुविधाएं व्यवस्थित की जाए, पुलिस लगाई जाए चौराहों पर कि ज्यादा तेज वाहन न चले, फाग लाइट का उपयोग हो। इस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है कि मानवीय हानि जितनी कम से कम हो सके वो की जाए। लेकिन अभी उम्मीद यह है कि 1 सप्ताह तक इस ठंड से निजात उत्तर प्रदेश को नहीं मिलने वाली है। बिल्कुल, तो अभी ठंड से निजात नहीं मिलने जा रही है। हमारे सहयोगी, माफ कीजिएगा, उर्मिलेश भी इस वक्त बने हुए हैं। उर्मिलेश, जब इस तरह की ठंड पड़ती है, फॉग होते हैं, धुंध और कोहरा होता है, उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है वो यातायात पे पड़ता है। सड़क यातायात हो या फिर रेल यातायात हो या फिर हवाई यातायात हो, इस लिहाज से आपके पास क्या कुछ अपडेट है? जी असीम, जैसे कि मैंने पहले भी अपने दर्शकों को कहा है कि बताया है कि जो रेल विभाग है उसकी तरफ से जो जानकारी मिली है उसमें ये कहा गया है कि 1 दर्जन से अधिक जो ट्रेनें हैं वो जो है कोहरे से प्रभावित हुई हैं। साथ ही जो है कई जो ट्रेन है उनका समय जो है जो सुनिश्चित समय होता है उनका उस समय में भी जो है फेरबदल कर दिया गया है। यातायात, अगर रेलवे की बात की जाए, वही सड़क यातायात की बात की जाए असीम, तो पूरा उत्तर भारत, जैसे कि हमारे सहयोगी रामेंद्र भी लखनऊ से बता रहे थे कि पूरे उत्तर भारत जो है कोहरे की घने से घने कोहरे की जद में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सड़क यातायात है उसमें जरूर जो है उसकी रफ्तार में कहीं ना कहीं जो है थमी है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरे उत्तर भारत में अगले 2 से 3 दिन तक ये घना कोहरा रहेगा, तो कहीं ना कहीं यातायात में इसका और ज्यादा असर पड़ेगा। तो लिहाजा जो लोग जो है रात का सफर कर रहे हैं, उन लोगों को खासकर अपने वाहन से सफर कर रहे हैं असीम, तो कहीं ना कहीं वो लो बीम पर अपनी गाड़ी चलाएं और रफ्तार जो है धीरे रखें, जिससे कि किसी बड़ी दुर्घटना होने की संभावना से बचा जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप ख्याल रखें, जब इस तरह के धुंध की स्थिति हो, कोहरे की स्थिति हो, तो आप ज़रूर अपने रफ्तार पर कंट्रोल रखें, तभी आप किसी भी मिस हैपनिंग से बचकर रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को राजधानी दिल्ली से हम तक पहुंचाने के लिए, कर्तव्य पथ से हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर की ओर चलते हैं। छात्रों के साथ प्रधानमंत्री के लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के 6ठे संस्करण का आयोजन आगामी 27 जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज दरअसल ये जानकारी दी है। परीक्षा पे चर्चा में प्रधानमंत्री छात्रों के अलावा माता पिता और शिक्षकों के साथ भी संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न अवसरों पर स्कूली छात्रों के साथ संवाद करने का मौका नहीं छोड़ते, पर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है, जिसके जरिए वो देश भर के छात्रों के साथ रूबरू होते हैं और उन्हें परीक्षा के तनाव से बेहतर तरीके से निपटने के गुर बताते हैं। परीक्षा पे चर्चा के 6ठे संस्करण में प्रधानमंत्री छात्रों के अलावा माता पिता और शिक्षकों के साथ भी संवाद करेंगे।
ताकि छात्रों को उनकी आकांक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके। 2018 में शुरू हुआ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम देश भर के छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय है और उन्हें इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री को सुनने का बेसब्री से इंतजार रहता है। परीक्षाओं का सीजन अब शुरू होने वाला है और आने वाले दिनों में बोर्ड परीक्षाओं के अलावा कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी होनी है। छात्रों में स्वाभाविक तौर पर परीक्षा का तनाव होता है। 27 जनवरी को आयोजित होने वाला परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम परीक्षा के इसी तनाव को दूर करने, छात्रों के सपनों को नई उड़ान देने और उन्हें एग्जाम वॉरियर बनाने में मददगार साबित होगा। निशांत सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबरों की तरफ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सीमा मुद्दों के बारे में भारत के साथ किए गए समझौतों का पालन नहीं करने पर चीन की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि दो पड़ोसी देशों के बीच तनाव का कारण यही एक रवैया है। ऑस्ट्रिया के राष्ट्रीय प्रसारक ORF के साथ साक्षात्कार में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत का चीन के साथ जो समझौता है उसके तहत सीमाओं पर सेना का जमावड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन चीन ने इन समझौतों का पालन नहीं किया और LAC को एक तरफा बदलने की कोशिश की। चीन की ओर से यथास्थिति को बदलने की कोशिश पर विदेश मंत्री ने कहा कि चीन इस बारे में भारत पर आरोप लगा सकता है, हालांकि सैटेलाइट की तस्वीरों से साफ पता चलता है कि आखिर गलती किसकी है। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं के समाधान के लिए दोनों देशों के बीच अब तक 17 दौर की बातचीत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से धर्मशाला के तपोवन में शुरू होगा। इस सत्र में कुल 3 बैठकें होंगी जो इस महीने की 6 तारीख तक चलेंगी। सत्र के पहले दिन यानी आज नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, जबकि दूसरे दिन अध्यक्ष का चुनाव और राज्यपाल का अभिभाषण होगा। सत्र के आखिरी दिन सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगी और धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का पहला सत्र 22 दिसंबर से शुरू होना था, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के 18 दिसंबर को कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद इसकी तारीख फिर से तय की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार नए साल पर गरीबों को सौगात देने जा रही है। शिवराज सरकार आज से मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का शुभारंभ करने जा रही है। इस योजना का शुभारंभ टीकमगढ़ जिले से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। योजना के तहत राज्य सरकार गरीबों को भूखंड उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कैबिनेट के साथियों को इस बात की सूचना देते हुए कहा कि आज का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। इस योजना के तहत आज टीकमगढ़ जिले के 10,000 लोगों को 120 करोड़ की लागत के भूखंड वितरित किए जाएंगे। इसके लिए कोई प्रीमियम नहीं लगेगा। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा। हम मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बनाएंगे और ऐसे मेरे गरीब बहन और भाइयों को ग्रामीण क्षेत्र में हम प्लाट देंगे, निःशुल्क देंगे। और टीकमगढ़ से ही 4 तारीख को मैं प्लाट वितरण का प्रारंभ कर रहा हूं। 10,000 से ज्यादा गरीब बहन और भाइयों को टीकमगढ़ जिले में 4 जनवरी को प्लाट वितरित किए जाएंगे, आवंटित किए जाएंगे। आदित्य श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से, उनसे बातचीत करेंगे हम। आदित्य, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि गरीबों के लिए क्या ये योजना है, कि कैसे इससे गरीबों को फायदा होने वाला है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज मध्य प्रदेश के लिहाज से। समझिए, आप सोचिए कि निम्न मध्यम वर्गीय परिवार 600 स्क्वायर फीट का प्लॉट लेने के लिए कितनी जद्दोजहद करता है, अपने खून पसीने की कमाई को जोड़ता है और लंबे समय तक उसको जोड़ता है और उसके बाद बड़ा मुश्किल जाकर वो लोन लेकर बैंक से या फिर बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा कर वो उस प्लॉट को खरीद पाता है। लेकिन वो गरीब परिवार जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी खुद की एक जमीन होगी, खुद का एक 600 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट होगा और वहां पर उनका घर होगा, आज से उस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार करने जा रही है। टीकमगढ़ से इसकी शुरुआत होगी
और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि 10,000 से ज्यादा परिवार जो हैं वो एक साथ उनको ये प्लॉट बटेगा और जिसकी कीमत जो होगी वो 120 करोड़ से ज्यादा इसकी कीमत इन प्लॉट्स की होगी। दरअसल हमें इस बात को समझना होगा कि एक सुशासन का एक बहुत अच्छा मॉडल यहाँ मध्य प्रदेश सरकार ने प्रस्तुत किया है। वो ऐसे कि भूमाफियाओं के कब्जे में जो जमीन थी मध्य प्रदेश की उसको सरकार ने वापस लेने का काम एक अभियान मोड पर काम किया और ये कहा जा रहा था कि वो उस जमीन को गरीबों को दिया जाएगा। यही इसी मॉडल के जरिए वो जमीन खाली हुई और उसके बाद राज्य सरकार ने प्लानिंग की कि जो भूमाफियाओं से जमीन के कब्जे से जमीन सरकार ने छुड़वाई थी वो अब गरीबों को दिया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 600 स्क्वायर फीट का प्लॉट ही ना सिर्फ सरकार उनको नहीं देगी बल्कि उसके बाद जो प्रधानमंत्री आवास बनाने को लेकर जिस तरीके से जो प्रक्रियाएं होती हैं उसको उनको शामिल किया जाएगा। वहां पर आवास बनाने को लेकर एक पूरी प्रक्रिया के तहत जोड़कर उनको जो ग्रांट सरकार देती है, जो पैसा सरकार देती है, उसमें सरकार सहयोग करेगी। ये इस बात की संकल्पना ऐसे निकली। मुख्यमंत्री ने कल जब कैबिनेट मंत्रियों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने यही कहा कि जिस वक्त वो टीकमगढ़ पहुंचे एक बार तो वहां ये देखा गया कि एक ही परिवार में 40 से 50 लोग हैं और घर एक ही है और उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है क्योंकि जो पात्रता है प्रधानमंत्री आवास योजना की उसके दायरे पे वो नहीं आ रहे थे। लिहाजा एक रास्ता ये निकाला गया कि उनको कुछ प्लॉट्स दे दिए जाएं, तो जहां पर अलग अलग प्लॉट्स एक एक परिवार को दे दिए जाएंगे। और महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी है कि उसका कोई प्रीमियम नहीं होगा, कोई पैसा उनको नहीं चुकाना होगा। प्लॉट्स का जो रजिस्ट्री होगी वो पति पत्नी दोनों के नाम पे होगी, यानी कि एक परिवार के नाम पर होगी। इस लिहाज से अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये योजना उन गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी जिन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि उनकी खुद की जमीन होगी। बिल्कुल आदित्य, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे संविधान को लाना चाहूंगा। हम सभी संविधान के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन किया है। जो डीपीएसपी होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें राज्य सरकारों को, राज्यों को ये अधिकार दिए गए हैं कि आप अपने राज्य की जनता के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो कल्याणकारी चीजें हैं, उसको आप कर सकते हैं। डीपीएसपी में ये बहुत स्पष्ट लिखा है। ये एक बेहतर कदम मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कि आप अपने लैंड बैंक से वैसे लैंड को जो कि भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया था उसको निकाल के आप उन लोगों को दे रहे हैं जिनको कि इसकी जरूरत है। ये एक मिसाल न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बल्कि ऐसे राज्य जहां भूमाफियाओं का काफी कब्जा है, इसमें एक अच्छी बात और बताई कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य सरकार उनको घर देना चाहती थी लेकिन उनके पास जमीन नहीं थी, तो उनके लिए जमीन की व्यवस्था कहीं न कहीं की गई। आदित्य, देखिए, इस बात को हमें समझना होगा कि कई मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो उससे एक बड़ा वर्ग इस देश का जो है वो कहीं ना कहीं वंचित रह रहा था। इस बात को समझा केंद्र की मोदी सरकार ने। जब सरकार ने सत्ता संभाली मोदी सरकार ने, उस वक्त कई ऐसी योजनाएं जो बहुत ग्राउंड रियलिटी पे सामने आई और उसी की संकल्पना जो है वो राज्यों की तरफ आई। अब सवाल ये होता है कि राज्य कैसे उसमें सहयोग करते हैं, राज्यों का इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से उसमें जुड़ता है। ऐसे में मध्य प्रदेश जो कहते हैं ना कि डबल इंजन की सरकार, और वो डबल इंजन की सरकार कहीं ना कहीं इस ओर इशारा भी करती है कि मंशा अगर ऊपर से ठीक हो तो नीचे से उसको ठीक किया जा सकता है। लिहाजा उन तमाम योजनाओं को जो केंद्र सरकार चला रही होती है, उन तमाम योजनाओं को जमीनी स्तर तक, अंतिम पंक्ति तक कैसे उसको और अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है वो राज्यों के हाथ में भी होता है। लिहाजा राज्य भी अपनी योजनाएं उसमें बनाते हैं और इन्हीं में से एक ये योजना है जहां पर सरकार जमीन तो देगी, राज्य सरकार 600 स्क्वायर फीट का प्लॉट तो दे देगी, लेकिन जो केंद्र की भी जो योजना है वो राज्यों में कैसे इंप्लीमेंट उन योजनाओं के जरिए की जाए, ये एक आपसी समन्वय से होता है। डबल इंजन की सरकार का ये फायदा है। बहुत छोटी छोटी समस्याएं थी। गरीबों ने ये भी कहा, जो मुख्यमंत्री मिले तो यही कहा कि जगह हमारे पास नहीं है, हम ऑल्टरनेट करके सोना पड़ता है, घरों में एक एक करके हम सोते हैं। सोचिए कितनी बहुत बेसिक, बहुत मूलभूत समस्याएं थी उनके सामने। इतने सारे लोग होने की वजह से अगर कोई व्यक्ति बाहर का आ जाए तो घर के लोग सो नहीं पा रहे थे, बाहर के लोग तो क्या ही आ पाएंगे। ऐसे में वो छोटे छोटे जो बेसिक परिवारों की समस्या है उसको समझना और उसको समझकर आगे लेकर जाना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। और जो मैंने आपको कहा, सुशासन का एक मॉडल राज्य सरकार ने इसलिए भी प्रस्तुत किया है, ये सिर्फ टीकमगढ़ से एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत हो रही है। आने वाले समय में ये तस्वीर आपको मध्य प्रदेश के तमाम और जो जिले हैं वहां से भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये प्रक्रिया पिछले कई दिनों से, पिछले कुछ महीनों से पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है। टीकमगढ़ से इसकी शुरुआत हो चुकी है, अब आगामी दिनों में ये अलग अलग जिलों में भी हमको देखने को मिलेगी। लिहाजा ये मान सकते हैं
कि एक सतत प्रक्रिया जो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ने की है, तमाम मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने की है, उसको आवाज दिलाने की है, उसमें एक ये मील का पत्थर साबित होगी। और एक स्वर्णिम अक्षरों में जो मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि आज का दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और वाकई राज्य सरकार की यहाँ पर तारीफ करनी होगी, क्योंकि ये मामले को इस तरह से देखें कि जो गरीबों को घर देने के लिए आपके प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके बाद इसको कन्वर्ज किया गया कि आप उज्ज्वला, उनको जिनको घर मिलेगा उनको उज्ज्वला भी मिलेगा, बिजली उनके यहाँ फ्री लाइन लगेगी। लेकिन उनके पास अगर ज़मीन ही नहीं होगी तो वो कहाँ से घर बनाएंगे? दो बातें, एक तो ये मिसाल भी बाकी राज्यों के लिए हो सकता है, और दूसरी बात की डबल इंजन की सरकार, जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री कई बार करते हैं कि देखिए राज्य सरकारों ने इस योजना को लेकर आए राज्य सरकार, और बाकी के जो काम है वो केंद्र सरकार की योजना की तरफ से किया जाएगा। तो डबल इंजन की सरकार होने से जनता को जो बेनिफिट है वो काफी मिलेगा। बहरहाल बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों के सर्वोच्च बलिदान को मान्यता देने के लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हैं। आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने कहा कि पीएम मोदी ने न केवल एक अच्छा काम किया है, बल्कि सिखों के लिए 25 बड़े काम किए हैं। इसके लिए सिख उनके आभारी हैं। सिखों की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला, जिसने एक नहीं 25 काम अब तक सिखों के बड़े किए हैं, जिनके लिए कोई ऐसी आशा नहीं थी कि 370 जो ब्लैक लिस्ट वाले आदमी थे उनको भी भारत में आने की इजाज़त दी जाएगी, कॉरिडोर बन जाएगा, जो FCRA मिल जाएगा गोल्डन टेम्पल को। कोई भी ऐसा काम नहीं रहा जो प्रधानमंत्री जी के ध्यान में आया हो और उसको ना किया गया हो। दिल्ली कत्लेआम के लोगों को भी पनिशमेंट मिली है, उसको जो विक्टिम है उनकी सहायता भी हुई है। तो जहां गुरु तेग बहादुर साहब का गुरुपुरब वहां मनाया गया जहां से उनको कत्ल करने का हुक्म हुआ था लाल किले पे, गुरु नानक साहब का पर्व मनाया गया, गुरु गोविंद सिंह साहब का पर्व मनाया गया। तो इसी लड़ी को आगे चलाते हुए इसी में ये वीर बाल दिवस, साहिबजादों की कुर्बानी, जिन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया, और दुनिया के सब कानून कहते हैं कि छोटे बच्चे कोई अपराध करे भी तब भी उनको माफ़ी होती है, लेकिन उनको ऐसे दीवारों में चिनवा के शहीद किया गया। उनकी कुर्बानी को याद करते ये वीर बाल दिवस, जो मांग थी अकाली दल और दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की, 2018 में इन्होंने मांग की थी कि बाल दिवस मनाया जाए। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो बाल अकेले बाल ही नहीं थे, वो वीर भी थे। इसके साथ शब्द वीर जोड़ दिया गया, और पूरे देश में पूरी दुनिया में ये बच्चों की शहादत की जो दास्तां है, जो कहानी है, जो कुर्बानी है, उसका जो है लोगों को घर घर तक पहुंचाया है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे डिजिटल भुगतान की। देश ने यूपीआई भुगतान में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए देशवासी काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं। भारत ने दिसंबर 2022 में 12.8 लाख करोड़ रुपए के 782 करोड़ यूपीआई लेन देन की है, जो कि एक रिकॉर्ड है। क्या है यूपीआई भुगतान को लेकर दुकानदारों और आम लोगों की प्रतिक्रिया, जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी गिरीश निशाना ने। देश का प्रमुख
भुगतान प्लेटफॉर्म यूपीआई ने रिकॉर्ड दर्ज किया है। क्या प्रतिक्रिया है दुकानदारों की, आइए बात करते हैं। यूपीआई एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और इससे हर दुकानदार को एक आसानी हुई है। जो भी पेमेंट होती है पहले कैश रखना पड़ता है था और अब तो एक आसान हो गया कि एक क्लिक करो और अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। एक रिकॉर्ड भी मेंटेन होता है। इनिशिएटिव लिया सरकार ने, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और इससे लोगों को दिक्कतें बहुत कम हो गई। रेजगारी की दिक्कत कम हो गई, खुले पैसे की दिक्कत कम हो गई, ट्रांसपेरेंसी हो गई व्यापार में, कोई चोरी चकारी नहीं होती। मैं तो कहता हूँ 100% ट्रांजैक्शन इसी पे होनी चाहिए। एक तो कस्टमर बिना कैश के घर से निकल सकता है इजीली और काफ़ी मतलब अच्छा रिस्पांस है इसमें। कैश को मतलब जैसे काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं और उसमें मतलब दिक्कतें होती हैं कैश चेंज देने में, तो उसके लिए हमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। हमें भी काफ़ी मतलब चेंज रखने की समस्या ख़त्म होती जा रही है मार्केट के अंदर। सीधा अकाउंट में पैसा जाता है, लेने देने का झंझट नहीं रहता है, रास्ते में आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बैंक में पैसा चला जाता है, अपना आराम से आए काम किया और चले गए घर। हमारे लिए तो सारी चीज़ें ही आसान हो गई है क्योंकि मैक्सिमम हम ट्रैवलिंग, शॉपिंग, हर चीज़ में यूपीआई ही यूज करते हैं क्योंकि ये सबसे सेफेस्ट मोड है जहाँ पे हमारे पैसे सेफ भी रहते हैं और कहीं ना कहीं हमारे पास इन सारे पैसों का जब हम कभी सोचे कि हमने कहाँ खर्च किया वो याद भी रहता है, स्नैचिंग वगैरह से भी बचा रहता है क्योंकि अगर कभी हमारा वॉलेट मिस हो जाए तो सारा अमाउंट हमारा चला जाता है, बट इन केस कभी फ़ोन मिस भी हो जाए तो इसमें रखा हुआ हमारा सारा अमाउंट सेफ होता है। यूपीआई सबसे ज़्यादा सेफेस्ट ट्रांजैक्शन मोड है जिससे हमें कोई भी मनी कैरी करने का प्रॉब्लम नहीं रहता। वेरी क्विक, विद इन सेकेंड्स हम अपना मनी ट्रांसफ़र कर लेते हैं, टाइम इन्वेस्ट नहीं होता। It is very best way to transit money one place to another place, या one merchant to another merchant. This is best for our country and इसमें हम मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान समझते हैं जिन्होंने यूपीआई ट्रांजैक्शन को इतना इजी और आसान बना दिया है। यूपीआई भुगतान को लेकर दुकानदार से लेकर ग्राहक तक सभी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इस यूपीआई ने लेन देन को काफ़ी आसान बना दिया है। कैमरामैन संजय जैना के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। देश में वंचित वर्ग के लोगों में व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए सरकार की तमाम योजनाएं काम कर रही हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और डिक्की के सहयोग से आज हजारों वंचित वर्ग के युवा अपना खुद का व्यवसाय स्थापित कर रहे हैं। ऐसी एक कहानी देखते हैं मैत्रेयी और नितेश की। आज ये युवा जेन नेक्स्ट की भूमिका में हैं और अपना खुद का रोजगार खड़ा कर चुके हैं। अपने पिता से बिजनेस के गुण सीखने के बाद वंचित वर्ग की मैत्रेयी कांबले सफलता की नई कहानी लिखने में जुटी हैं। मैत्रेयी आज सीवेज लाइन, सीवेज टैंक, सेप्टिक टैंक जैसे क्षेत्र में नई तकनीकी के जरिए ऐसा व्यवसाय कर रही हैं जिसमें बिना मानव के साफ सफाई को सुगमता के साथ पूरा किया जाता है। आज पुणे स्थित इनकी इस कंपनी में 70 से अधिक लोग काम कर रहे हैं और इतना ही नहीं, मैत्रेयी आज पुणे शहर में महिलाओं के लिए बाजार के इलाकों में शौचालय की सुविधा के विस्तार में जुटी हैं जो कबाड़ की बसों को उपयोग में लाकर बनाए जाते हैं। जैसे रोटी कपड़ा मकान हम सोचते हैं उस तरह कोरोना के बाद हमें रोटी कपड़ा मकान हाइजीन ये भी जोड़ देना चाहिए क्योंकि ये भी एक बेसिक नीड है। तो उस तरह मैंने इसका सोचा और ये तय कर लिया कि मुझे सैनिटेशन में ही काम करना है और इसमें भी महिलाओं की सैनिटेशन में और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सूवेज वर्कर्स के साथ। नई सोच और नए इरादों को लेकर इंदौर निवासी नितेश कटारिया कुछ ही सालों में अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। नितेश ने अपने पहले बिजनेस पेट्रोल पंप के क्षेत्र में नवीन प्रयोग कर कई पुरस्कार जीते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के ऑफिसर्स ने आके हमें बड़े सरल शब्दों में इसका रास्ता बताया कि आप किस तरीके से पेट्रोल पंप के डीलर बन सकते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा मूव था और आज भारत में बहुत सारे युवा लोग हैं जो दलित समाज के जिनके अंदर टैलेंट है लेकिन उस टैलेंट को वो लोग हाईलाइट कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब वे एक ऐसे स्टार्टअप पर काम कर रहे हैं जो आज की सबसे बड़ी जरूरत भी है। वे रोजाना होने वाली सैकड़ों सड़क दुर्घटनाओं के लिए एक ऐसी तकनीकी के विकास में जुटे हैं जिसके उपयोग से इन दुर्घटनाओं को कम करना बेहद आसान हो जाएगा। अंबेडकर यंग एंटरप्रेन्योर लीग भारत सरकार ने एक योजना लेकर आए जिसमें उन्होंने भारत में हर एक स्टेट से अलग अलग आइडियाज़ मंगवाए। मेरा आइडिया सेलेक्ट भी हुआ उस चीज़ के लिए। एक ऐसा स्टीयरिंग कवर है जिस स्टीयरिंग कवर पे कुछ सेंसर्स के माध्यम से हम एक्सीडेंट को 80% तक कम कर सकते हैं।
वंचित वर्ग के इन युवाओं के लिए केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं काम कर रही हैं, जिसके तहत उन्हें न सिर्फ धन मुहैया कराया जाता है बल्कि उनके उत्पादों के बाजार के लिए भी ऐसी नीतियां तैयार की गई हैं जिससे वे बाजार की प्रतिस्पर्धा में बने रहने में कामयाब हो पाते हैं। आज़ाद भारत में एक अनोखी कहानी है दलितों के एंटरप्रेन्योरशिप की, और इस कहानी को आज आगे बढ़ाने में नई युवा पीढ़ी अपना दमखम लगा रही है। जनरेशन नेक्स्ट के नाम से अब ये आगे बढ़ना चाहते हैं और सबको अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, और जिसमें सरकार की भूमिका, डिक्की की भूमिका और इन युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। कैमरामैन एम.ए. खान के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो आपने ऋषि से सुना डिक्की, DICCI, जैसे फिकी है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, वैसे ही दलितों के लिए है डिक्की, दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। और दलित जो लोग हैं उनके कल्याण के लिए, उनके आर्थिक उत्थान के लिए लगातार डिक्की जो संस्थान है वो काम करता आ रहा है। बढ़ेंगे आगे। राजस्थान स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एक मानव निर्मित उद्यान है। भरतपुर के महाराजा सूरजमल ने 250 वर्ष पूर्व इस पक्षी विहार का निर्माण कराया था। इस उद्यान के बीच में भगवान शिव का मंदिर है, जिन्हें यहाँ केवलादेव के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस उद्यान का नाम भी उन्हीं के नाम पर केवलादेव उद्यान रखा गया है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित एक विख्यात पक्षी अभयारण्य है। लगभग 29 वर्ग किलोमीटर में फैला यह उद्यान शीत ऋतु में प्रवासी पक्षियों की एक प्रमुख शरणास्थली है। यहाँ 375 प्रजातियों के पक्षी एवं कई अन्य प्राणी देखे जा सकते हैं। इसके महत्व को देखते हुए लगभग इसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान, 1985 में यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया। यहाँ की मानव निर्मित आर्द्र भूमि को रामसर साइट की मान्यता भी दी गई है। यह पक्षियों की प्रमुख प्रजनन स्थली है। जो यहाँ से चिड़ियाँ आती है, करीब 375 स्पेसीज चिड़ियाँ मिलती है, जिसमें 200 माइग्रेटरी हैं और 175 के लगभग इंडियन बर्ड्स रेजिडेंट्स हैं और लोकल इंडिया में माइग्रेट करती हैं। यहाँ पर देश ही नहीं विदेशों से भी हर साल हजारों सैलानी पक्षियों और खासकर लुप्त प्राय प्रजातियों को निहारने के लिए आते हैं। बर्ड फोटोग्राफी के लिए यह पूरे विश्व में अलग पहचान रखता है। कि जो बर्ड्स हैं ये बेस्ट सीजन है दिसंबर टू फरवरी का, और इसमें कई सारे रेसिडेंट बर्ड हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी हैं और आप उनकी कॉलोनीज़ देख सकती हो। उनकी नेस्टिंग होती है, कॉलोनीज़ है, कई सारे वाटर बर्ड्स हैं। और इनके अलावा जो दिसंबर टू फरवरी का टाइम है वो बेस्ट सीज़न होता है, बिकॉज़ कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स काफ़ी दूर से आते हैं, लाइक समटाइम्स साइबेरिया से आते हैं, साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से आती हैं। और आप देखोगे कि ये टाइम पे टूरिस्ट जो है काफ़ी आते हैं, बर्ड लवर, बर्ड वाचर एंड द फोटोग्राफर्स, एंड आई रिकमेंड टू विजिट एवरी बर्ड वाचर या जो भी बर्ड लवर्स हैं, आप प्लीज़ विजिट कीजिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित प्राचीन शिवालय है, जिसके नाम पर उद्यान का नामकरण किया गया है। यह अपने ऐतिहासिक धार्मिक महत्व के साथ साथ नैसर्गिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। यह भारत का एकमात्र ऐसा उद्यान है जो पूरी तरह से 2 मीटर ऊंची 4 दीवारी से घिरा हुआ है, ताकि अतिक्रमण और अन्य चुनौतियों से निपटा जा सके। यहाँ वन विभाग की तरफ से कई विकास कार्य भी किए जा रहे हैं। हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त प्रजातियों के लाखों पक्षियों का ये घर सर्दियों के मौसम में आबाद रहता है। यह एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल और पक्षी वैज्ञानिकों की शोध स्थली है। मंजू मीणा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने नागरिकों के अनुकूल एक नई सुविधा पेश की है। इसके तहत उन्हें घर के मुखिया की सहमति से आधार में दर्ज पते में ऑनलाइन सुधार करने में सहायता मिलेगी। आधार में HOF आधारित ऑनलाइन पते में सुधार की सुविधा से बच्चों,
जीवन साथी, अभिभावकों आदि ऐसे संबंधियों को काफ़ी सहायता मिलेगी जिनके पास अपने नाम पर दस्तावेज नहीं होते हैं। देश के भीतर विभिन्न वजहों से शहरों और कस्बों को पलायन करने वाले लोगों को देखते हुए ये सुविधा देश के लाखों लोगों के लिए लाभकारी होगी। 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी निवासी इस उद्देश्य के लिए एक HOF हो सकता है। और ऑनलाइन सुधार के लिए आप myAadhar.uidai.gov.in पर जाएं और ऑनलाइन सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है। इस सेवा के लिए 50 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा। और यहाँ रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। रूस यूक्रेन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन हमले बढ़ा दिए हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन को अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अपने बचाव पक्ष को मजबूत करने के लिए काम करना है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ईरान निर्मित ड्रोन का उपयोग करके दीर्घकालिक हमले की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि मॉस्को की रणनीति यूक्रेन की आबादी, देश की वायु रक्षा और ऊर्जा प्रणाली को नुकसान पहुंचाने की है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख पर महाभियोग चलाने की मांग करेंगे। ये बयान हाल ही में ब्यूनस आयर्स शहर को अधिक राज्य निधि देने के एक अदालत के फैसले पर दो शक्तियों के टकराव के बाद आया है। हालांकि ये महाभियोग की प्रक्रिया लंबी हो सकती है। फर्नांडीज की सरकार के पास 2/3 सपोर्ट नहीं है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं खेल की खबरों की ओर। बात T20 की। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला भारत ने 2 रन से जीत लिया है। हार्दिक पांड्या की अगुवाई में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 163 रन का लक्ष्य रखा था। इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम 160 रन बना पाई और मैच 2 रन से हार गई। अपना डेब्यू मैच खेल रहे शिवम मावी ने 4 विकेट हासिल किए, जबकि उमरान मलिक और हर्षल पटेल को 2-2 सफलताएं मिली। इसके साथ ही 3 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे हो चुकी है। श्रृंखला का दूसरा मैच अब 5 जनवरी को पुणे में और तीसरा मैच 7 जनवरी को गुजरात के राजकोट में खेला जाएगा। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले का अंतिम संस्कार कल देर रात सेंटोर में हुआ। उनके पार्थिव शरीर को उनके पूर्व क्लब सांतोस FC के स्टेडियम में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। साओ पाउलो स्थित विला बेलमीरो स्टेडियम में पेले को देखने के लिए लाखों फैंस पहुंचे। उनकी अंतिम यात्रा में 2 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। पेले का पार्थिव शरीर यहां अगले 24 घंटे तक रहा। लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे पेले का गत गुरुवार को निधन हो गया था। वो 82 वर्ष के थे। पेले ने ब्राजील को 3 बार फुटबॉल विश्व कप में जीत दिलाई थी। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय सेंटोर में ही बिताया था। उन्होंने सेंटोस फुटबॉल क्लब से ही अपने फुटबॉल करियर की शुरुआत की थी। पेले को ब्लैक पर्ल के नाम से भी जाना जाता था और जैसे देखा आपने किस तरह से हजारों की तादाद में लोग उनके अंतिम दर्शनों के लिए सड़कों पर जुटे थे। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे हेरिटेज वॉक की। हेरिटेज वॉक में आज हम आपको लेकर चलेंगे तेलंगाना के यदाद्री में स्थित श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर, जो अपनी भव्यता और सजावट के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो पूरी तरह से पत्थरों से बनाया गया है। आइए दर्शन करते हैं इस भव्य मंदिर के।
क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे भव्य मंदिर कहाँ है? इस विशाल मंदिर की भव्यता और सजावट देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। इस भव्य मंदिर के विशेष दरवाजे में ही 125 किलो सोना लगा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो पूरी तरह से पत्थरों से बनाया गया है। आज हम आपको भारत के सबसे बड़े मंदिर कहे जाने वाले लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं। ये मंदिर हैदराबाद से 80 किलोमीटर दूर यदाद्री में स्थित है। आगम शास्त्र वास्तुकला पर आधारित इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके पुनर्निर्माण कार्य में सीमेंट का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के पुनर्निर्माण में 2.5 लाख टन ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि पिछले 100 वर्षों में कृष्णशिला यानी ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन से तैयार होने वाला ये पहला मंदिर है। इस भव्य मंदिर के प्रवेश द्वार पीतल से बनाए गए हैं, जिसमें सोना जड़ा गया है। वहीं मंदिर के स्तंभ को एक ही पत्थर से उकेरा गया है, जो इस मंदिर को और खास बनाता है। इस मंदिर के स्थापत्य सुंदरता के कारण हर साल लाखों की तादाद में लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो यदाद्री का ये भव्य मंदिर के आपने दर्शन किए। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे विज्ञान जगत की। साइंस हब के इस अंक में आज हम जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक नए कारनामे के बारे में, जो स्पोर्ट्स की दुनिया में एक नई पहल की शुरुआत कर रहा है। दरअसल एक स्पोर्ट्स डाटा कंपनी ने रग्बी के खिलाड़ियों के लिए एक स्मार्ट बॉल का आविष्कार किया है। चलिए देखते हैं क्या खास है इस स्मार्ट बॉल में। बदलता दौर और तकनीक मानो एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक बार फिर नया कारनामा कर दिखाया है, स्पोर्ट्स की दुनिया में कदम रखकर। एक स्पोर्ट्स डाटा कंपनी स्पोर्टेबल और गिलबर्ट ने रग्बी के खिलाड़ियों के लिए एक स्मार्ट बॉल का आविष्कार किया है। ये स्मार्ट बॉल खिलाड़ियों और फैंस दोनों को मैच से जुड़ा रियल टाइम डाटा प्रदान करेगा। ये बॉल पिच में वायरलेस बैकएंड से कम्युनिकेट करके खिलाड़ियों और टीम का स्टेटस बताता है, जिसमें किक डिस्टेंस, पास डिस्टेंस और टेरिटरी गेन शामिल हैं। इसमें एक माइक्रोचिप है जो वास्तविक समय में इनक्रेडिबल इंसाइट और डाटा को रिले करने में मदद करता है। इस तरीके की बॉल रेफरीज के लिए काफी मददगार साबित होगी। इसमें लगी माइक्रोचिप का वजन 10 ग्राम बताया गया है, पर इससे बॉल की परफॉर्मेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जो बिल्कुल कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका अब खेलों में भी हम जीता जागता उदाहरण देख पा रहे हैं। खेल क्या, हर क्षेत्र में आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी उपयोग है और आने वाले समय में हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाली है। और आइए अब सिने जगत की ओर लिए चलते हैं। और सिनेमा के आज के इस अंक में हम बात करेंगे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता अदिति श्रेष की फिल्म हिट द सेकंड केस की, जिसे हाल ही में हिंदी में भी रिलीज किया गया है। इस फिल्म का निर्देशन शैलेश कोलानू ने किया है। ये एक थ्रिलर फिल्म है। तेलुगु स्टार आदिति श्रेष स्टारर फिल्म हिट द सेकंड केस को हिंदी में रिलीज कर दिया गया है। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है। फिल्म की कहानी काफी दिलचस्प है और अंत तक आपको खुद से जोड़े रखेगी। मैं और संजना यहाँ पर पिछले 3 सालों से रह रहे थे। इस फिल्म का निर्देशन शैलेश कोलानू ने किया है। फिल्म में आदिति श्रेष को एक ईमानदार पुलिस वाले के रूप में दिखाया गया है, जिसे संजना नाम की एक महिला की क्रूर हत्या की जांच करने का
काम सौंपा जाता है। She was brutally murdered. हिट द सेकंड केस की कहानी कातिल का पता लगाने के इर्द गिर्द घूमती है। फैंस आदि विशेष के परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं। साथ ही सभी कलाकारों ने अपना बेहतरीन अभिनय किया है। दर्शकों को फिल्म काफी पसंद आ रही है। हाथ, पैर और शरीर दूसरी औरतों के हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो असीम, अभी हम मौसम की बात करेंगे, विभिन्न शहरों का तापमान अपने दर्शकों को बताएंगे। उससे पहले ये बता दें कि शीतलहर कहाँ कहाँ पड़ रही है। हमने अपने संवाददाताओं से बातचीत की थी, बिल्कुल। और जो मौसम का मैं बुलेटिन देख रहा हूँ मौसम विभाग की ओर से, उसमें थोड़ा सा ऐड ये करना चाहते हैं कि जो उत्तरी राजस्थान है वहाँ पर पाला पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है। और आइए अब विभिन्न शहरों का तापमान देख लेते हैं। तो इसके साथ ही नया सवेरा के आज के अंक में बस इतना ही। और जाते जाते हम आपको छोड़ जा रहे हैं कुछ दृश्यों के साथ। ये दृश्य हैं हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली में। विंटर कार्निवाल का आगाज वहां पर हो चुका है। नया सवेरा के इस अंक में आज इतना ही। और जाने से पहले आपको छोड़ चलते हैं कार्निवाल में महिलाओं की ओर से दी गई लोक नृत्य की सुंदर प्रस्तुति की झलकियों के साथ। आप हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।